हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ निबंध लेखन यानी ऐसे राइटिंग को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 16, निबंध लेखन ऐसे राइटिंग। वास्तव में जब हम किसी विषय पर अपने विचार प्रकट करते हैं, उसे निबंध कहते हैं। इसमें भूमिका पर नहीं, केवल मूल विषय पर ही ध्यान रखना चाहिए। अपने विचारों को एक निश्चित बंधे हुए क्रम में प्रकट करना निबंध कहलाता है। यह निबंध की परिभाषा है। अच्छा निबंध लिखने के लिए कुछ बातों को ध्यान रखना चाहिए, जैसे निबंध की सभी बातें क्रम में होनी चाहिए। भाषा निबंध की सरल होनी चाहिए। सभी बातें अलग अलग अनुच्छेदों में लिखनी हो और इनसे किसी भी बात को दोहराया ना जाए। किसी भी बात को बार बार उसमें निबंध में लिखकर आप लाइनें ना भरें। विषय से संबंधित ही बातों को निबंध में लिखा जाए। तो आइए इस पहले निबंध को यानी होली को प्रारंभ करते हैं। होली रंगों का त्योहार है। यह त्योहार फाल्गुन मास में मनाया जाता है। हम सभी को भी होली बहुत पसंद है। भारत में अनेक त्योहार उल्लासपूर्वक यानी बड़ी खुशी से मनाए जाते हैं, लेकिन राग रंग और मस्ती का जो वातावरण होली में देखने को मिलता है, वह अत्यंत दुर्लभ है। यानी बड़ी मुश्किल से यह देखने को मिलता है। इस त्योहार को बसंत का यौवन भी कहा जाता है। होली के साथ जुड़ी कथाओं में सबसे विख्यात कथा दानवराज हिरण्यकश्यप और उसके पुत्र प्रहलाद की है। हिरण्यकश्यप एक घमंडी राजा था। उसने अपने राज्य में भगवान का नाम लेने की आज्ञा नहीं दे रखी थी, परंतु उसका पुत्र प्रहलाद ईश्वर भक्त था। वह दैत्य हिरण्यकश्यप उसे मारना चाहता था। उसके लिए अनेक उपाय किए, लेकिन ईश्वर की कृपा से प्रहलाद का बाल भी बाका नहीं हुआ। हिरण्यकश्यप की बहन का नाम होलिका था, जिसे यह वरदान प्राप्त था कि वह अग्नि में नहीं जल सकती। दानव राजा के कहने पर वह प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि के ढेर पे बैठ गई और लकड़ियों में आग लगा दी गई। होलिका आग में जल मरी और प्रहलाद प्रभु की कृपा से बच गया। इसी दिन के याद में तब से लेकर आज तक हिंदू प्रतिवर्ष होलिका को जलाते हैं। इस प्रकार हर वर्ष होलिका दहन से पाप और बुराई के नष्ट होने की कामना करते हैं। होली के अवसर पर जौ, गेहूं आदि फसल भी तैयार हो जाती है। लोग होलिका की अग्नि में जौ, गेहूं आदि भूनकर उसे वितरित करते हैं। शरद ऋतु की विदाई और गर्मी का स्वागत किया जाता है। सभी लोग अत्यंत उल्लास से इसे मनाते हैं। किसान पकी हुई फसलों को देखकर मस्ती में झूमते और गाते हैं। होली 2 दिन मनाई जाती है। एक दिन शाम को यानी सायंकाल में होलिका दहन होता है। गली मोहल्ले में किसी खुले स्थान पर ढेरों लकड़ियां इकट्ठी की जाती है। कुछ लोग छोटे छोटे उपलों का हार भी लकड़ियों के उस ढेर पर जलाते हैं। लोग उसके चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं। नए अन्न को भूना जाता है तथा प्रसाद वितरण किया जाता है। अगले दिन फाग खेला जाता है यानी रंग खेला जाता है। इस दिन सभी एक दूसरे पर रंग डालते हैं। रंगों के इस पर्व में तो लोग मानो आनंद और उल्लास के सागर में पूरी तरह से डूब जाते हैं। आजकल गुलाल मल्ले का प्रचलन अधिक है। कुछ लोग चंदन आदि का टीका भी लगाते हैं। लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं। एक दूसरे पर रंग डालकर लोग गले मिलते हैं और पुरानी शत्रुता भुला देते हैं।
दुख की बात यह है कि इस पवित्र तथा प्रेम पूर्वक पर्व पर भी कुछ लोग बुराइयों का शिकार हो जाते हैं। कुछ लोग शराब पीकर दुर्व्यवहार करते हैं, रंग व गुलाल के स्थान पर मिट्टी, कीचड़, पेंट आदि का प्रयोग करते हैं, जिससे कई बार झगड़े भी हो जाते हैं। ऐसी बातों से बचकर ही इस पर्व को मनाना सार्थक होगा। दूसरा है हमारा निबंध स्वाधीनता दिवस। आजादी से बढ़कर मनुष्य को कुछ और प्यारा नहीं होता, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे देश को अनेक वर्षों तक गुलाम रहना पड़ा है। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र यानी आजाद हुआ। यह दिन अनेक शहीदों के बलिदानों व क्रांतिकारियों के कठिन संघर्ष के फलस्वरूप प्राप्त हुआ। प्रतिवर्ष इस दिन को हम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाते हैं। विद्यालयों, सरकारी कर्मचारियों, सरकारी कार्यालयों में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है, राष्ट्रीय गान होता है। दिल्ली के लाल किले पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं और राष्ट्र के नाम संदेश देते हैं। सेना के तीनों अंग परेड करते हैं और झंडे को सलामी देते हैं। विद्यालयों में अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं और सबको मिठाइयां बांटी जाती हैं। वह मेधावी विद्यालयों को इनाम दिए जाते हैं। सारा देश इस दिन उमंग और खुशी में डूब जाता है। देश की प्रगति व सुरक्षा हम सबके परिश्रम व सावधानी पर निर्भर करती है, अतः हमें इस ओर विशेष ध्यान देना होगा। अब है हमारा निबंध तीसरा, व्यायाम। मनुष्य जीवन अनमोल अमूल्य है। अमूल्य मतलब जिसका कोई मूल्य ही ना हो। जीवन में सुख प्राप्त करने हेतु यानी के लिए शरीर को स्वस्थ और निरोगी होना आवश्यक है। इस संसार में सभी प्रकार के सुख अच्छे शरीर से ही भोगे जा सकते हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उचित खान पान और व्यायाम आवश्यक है। व्यायाम का अर्थ है कसरत करना। व्यायाम करने से शरीर के सभी अंग खुल जाते हैं और रक्त संचार भली भांति होता है। व्यायाम कई प्रकार के होते हैं। प्रातः भ्रमण, दंड बैठक करना, दौड़ना, विभिन्न प्रकार के खेल खेलना, योगासन करना, तैरना आदि। यदि ऐसे व्यायाम नहीं करने चाहिए, हमें ऐसे व्यायाम नहीं करने चाहिए जिन्हें हमारा शरीर स्वीकार ना करे। बड़ी बड़ी आयु के व्यक्तियों को हल्के फुल्के व्यायाम ही करने चाहिए। व्यायाम से शरीर लचीला बनता है, जिससे स्फूर्ति बनी रहती है। आलस दूर करने के लिए व्यायाम एक उत्तम साधन है। इससे मनुष्य में कार्य करने की शक्ति बढ़ती है। व्यायाम से भूख भी लगती है और खाया पिया हजम हो जाता है। ऐसी स्थिति में रोग पास नहीं भटकते। अक्सर देखा गया है, जो विद्यार्थी व्यायाम नहीं करते उनका शरीर बेडौल हो जाता है, उनकी आंखें कमजोर हो जाती हैं। ऐसे विद्यार्थी थोड़ा सा परिश्रम करने से थक जाते हैं, उन्हें नींद अधिक आती है, जिस कारण वे आलसी बन जाते हैं। इसका बुरा असर उनके अध्ययन पर भी यानी पढ़ाई पर भी पड़ता है। योगासन भी अच्छा व्यायाम है। योगासन शरीर को स्वस्थ रखता है, साथ ही मन को शांत और एकाग्र रखने में बहुत सहायता करता है। व्यायाम सदा खुले और स्वच्छ स्थान पर करना चाहिए, जिससे फेफड़ों को भरपूर ऑक्सीजन मिले। शारीरिक क्षमता से बढ़कर व्यायाम करना उचित नहीं है। इससे लाभ के स्थान पर हानि हो सकती है। सर्वोत्तम यानी सबसे अच्छा यह है कि बच्चों को व्यायाम की आदत बचपन से ही डाल दी जाए। तो व्यायाम निबंध समाप्त होता है। चौथा निबंध आता है
शिक्षा का महत्व। शिक्षा मनुष्य का सच्चा श्रृंगार है। अनपढ़ मनुष्य न समाज के लिए उपयोगी बन पाता है और न परिवार के लिए। उसे कदम कदम पर अनेक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। जहाँ शिक्षा का जितना प्रचार प्रसार होगा, वहाँ उतनी ही खुशहाली होगी। मनुष्य शिक्षा को उचित अनुचित का विवेक प्रदान करता है। शिक्षा मनुष्य को उसके व्यक्तित्व के विकास का पूर्ण अवसर देती है, जिससे व्यक्ति का ज्ञान निरंतर बढ़ता जाता है। शिक्षा से आत्मविश्वास दृढ़ होता है और व्यक्ति स्वाधीनता स्वाभिमान से जी सकता है। शिक्षा के माध्यम से उसे रोजगार के अनेक अवसर भी प्राप्त होते हैं। खेद की बात यानी दुख की बात यह है कि अभी भी हमारे देश में अनेक लोग शिक्षा से वंचित हैं, जबकि सरकार की ओर से काफी प्रयास किए गए हैं। कुछ लोग धन के लिए बच्चों को विद्यालय न भेजकर काम पर भेजते हैं। यह बच्चों के साथ अन्याय है। सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्ति के लिए विद्यालय जाना चाहिए, तभी उनका भविष्य सुंदर और उज्जवल बन पाएगा। अगला निबंध है हमारा 5वां, पेड़ हमारे मित्र। हम अपने आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे देखते हैं, जैसे नीम, आम, जामुन, अमरूद, बरगद, पीपल आदि। ये सब हमारे मित्र हैं, जो हमसे कुछ नहीं मांगते, सिर्फ हमें देते हैं। ये हमारे जीवन के आधार हैं। पेड़ों से ठंडी छांव, शुद्ध वायु, ऑक्सीजन मिलती है। ऑक्सीजन को हिंदी में प्राणवायु कहते हैं। यह हमारे लिए अत्यंत यानी बेहद आवश्यक है। इसके बिना तो हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। यह सिर्फ हमें पेड़ों से मिलती है। इसके अतिरिक्त पेड़ हमें दवाइयाँ, लकड़ी, फल, रबड़, अनेक उपयोगी वस्तुएं देते हैं। यह धरती की उर्वरा शक्ति को बनाए रखते हैं। साथ ही साथ यह वर्षा लाने में भी सहायक है। पेड़ों की नमी के कारण ही जल चक्र चलता है। इतना कुछ देने वाले इन पेड़ों को हम अपने चंद लाभों और लालच के कारण नष्ट करते जा रहे हैं। इसका नुकसान भी हमें हो रहा है, जिससे मनुष्य अनजान है। इसलिए हम सबको प्रण करना चाहिए कि हम अपने जीवन रक्षक मित्र को कटने नहीं देंगे और मिलकर अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे। इस तरीके से हमारा यह पाठ निबंध समाप्त होता है। अभ्यास कार्य में हम देखते हैं, यहाँ पर विषय दिए गए हैं। पहला विषय है हमारे अध्यापक, दूसरा विषय है क्रिसमस का त्योहार। इन दोनों विषयों पर हमें निबंध लिखना है। हमें निबंध लिखते समय यह ध्यान रखना है, भाषा सरल और शुद्ध होनी चाहिए। बार बार किसी बात को न दोहराएं। अपने मन के विचारों को प्रकट करें और इन निबंधों को लिखें। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ निबंध लेखन समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।